इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बाजारों में दुकानों का ऑड इवन नियम खत्म हो गया है। जी हां, वीकेंड कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्कूल अभी बंद रहेंगे। दिल्ली में खुलेंगे सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ। एक बार फिर से आपको बता दें, शादी समारोह में अब तक 15 लोगों को अनुमति थी, लेकिन अब 200 लोग शामिल हो पाएंगे। साथ ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। दिल्ली में प्राइवेट के बाद अब सरकारी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली में अभी बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। दिल्ली में व्यापारियों को बड़ी राहत, बाजारों से ऑड इवन का जो नियम था वो हट जाएगा। तो एक बड़ी राहत दिल्ली के लिए डीडीएमए की ये बैठक हुई है। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी जिसमें ये फैसला लिया गया है। और अब आपको बता दें, देखिए क्या खुले रहेंगे क्या बंद रहेंगे। जिसमें जो बंद रहेंगे उसमें सबसे पहले आपको बता दें स्कूल कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है वो बंद रहेंगे, अभी वो नहीं खुलेंगे। शादी समारोह में पहले 15 लोग ही जा सकते थे, अब 200 लोग जा पाएंगे। सरकारी दफ्तर में 50% क्षमता के साथ अब लोग वहां पर काम करेंगे। पहले सिर्फ जो प्राइवेट संस्थान थी वहां पर लोग काम कर सकते थे, लेकिन अब सरकारी संस्थानों में भी 50% क्षमता के साथ लोग काम कर पाएंगे। बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला चल रहा था, जिससे कि जो छोटे व्यापारी थे खास करके वो काफी परेशान थे, क्योंकि एक तो पहले ही वीकेंड कर्फ्यू था, उसके अलावा ऑड इवन फॉर्मूले की वजह से किसी की दुकान 2 दिन खुलती थी, किसी की 3 दिन खुलती थी। इससे व्यापारी वर्ग खासा नाराज था, तो वो भी चाह रहे थे कि कुछ छूट मिले इन पाबंदियों से। तो उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन लोगों ने बाकायदा दिल्ली सरकार से आग्रह भी किया था और ये भी कहा था कि उनके बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि ऑड इवन फॉर्मूला होने की वजह से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो वीकेंड कर्फ्यू है वो भी खत्म हो चुका है, तो तमाम तरह के कर्फ्यू खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह अपने मथुरा दौरे में सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। यहां अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। मंदिर से पूजा पाठ के बाद अमित शाह घर घर जाकर वोटरों से संवाद वहां पर कर रहे हैं। मथुरा के बाद अमित शाह ग्रेटर नोएडा में जनसंपर्क अभियान करेंगे। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जब मथुरा पहुंचे अमित शाह तो उनका फूल बरसाकर वहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। ब्रजभूमि अगर कोई जाता है तो बांके बिहारी ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में।
अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं सीधे मथुरा से। अभिषेक, फिलहाल अब क्या कुछ कार्यक्रम, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग क्या अब भी चल रही है? एक तो ये बताइए, क्या वो मीटिंग बैठक अब भी चल रही है, और वो हो गई तो उसके बाद आगे अमित शाह का वहां क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए श्वेता, वो कार्यक्रम अब खात्मे के कगार पर है। वहां वो कार्यक्रम खत्म हो गया है। अमित शाह का जो संबोधन था अपने कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं के साथ जो उनकी बैठक थी वो लगभग अब खत्म है। हम इस वक्त सिवते गांव में हैं। ये गांव यहां पर अमित शाह आएंगे और यहां पर उनका जनसंपर्क अभियान होना है, यानी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और आप इस इलाके में देखिए, चारों तरफ लोग यहां पर इस गांव में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह इस गांव में आएंगे। तो बीजेपी ने अपना कैंपेन फुल फ्लेज तरीके से शुरू कर दिया है। आज जिस तरीके से अमित शाह बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने एक और बात कही है, और वो कहा है कि इसे सिर्फ विधायक का चुनाव न समझा जाए, ये उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने वाला, देश के भाग्य को बदलने वाला चुनाव है। तो किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा चुनाव बीजेपी ने इसे बना दिया है। और ये मैसेज वो लगातार दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को किसी चेहरे पर लड़ने की बजाय बीजेपी लड़ रही है चुनाव, और ये देश बदलने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश बदलने का चुनाव है। यहाँ पर कुछ देर में आएंगे। हम इस जगह पे खड़े हैं जहां पर, और यहाँ पे हर घर में वो जाकर के पर्चियां बांटेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आज सुबह उन्होंने पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं और उसके बाद जो मतदाता संवाद था उस कार्यक्रम में आया और वहां उन्होंने संबोधन दिया है। ये इलाका जो है श्वेता, ये ब्रज का इलाका है। ब्रज इलाके में समाजवादी पार्टी पहले से कमजोर रही है और स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी इस इलाके में कभी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन आरएलडी का कह सकते हैं गढ़ रहा है और आरएलडी यहां से जीतती रही है। तो गठबंधन का चुनाव है। और जिस तरीके से कल अमित शाह ने जाटों को संबोधित किया है, उन्हें उन तक मैसेज भेजा है, ये एक कोशिश उन्होंने की है कि जाटों को दोबारा से मैसेज भेजा जाए। जयंत चौधरी को एक तरीके से मैसेज भेजा, हालांकि जयंत चौधरी ने इनकार कर दिया है कि वो चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे, और भाईचारा उनके लिए सबसे अहम है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने जो इस वक्त एक कहते हैं सियासी व्यू रचना रची है, उसमें अमित शाह रखें आप। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अमित शाह ने जातिवाद और परिवारवाद पर किस तरह से निशाना साधा कुछ समय पहले, सुनिए। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली, और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज है। बीजेपी जाट वोटों को जुटाने में लगी हुई है। एक दिन पहले अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान आपको बता दें, अमित शाह ने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी जयंत चौधरी को साथ लेना चाहती है। जयंत चौधरी ने इस प्रस्ताव को लेकिन सिरे से नामंजूर कर दिया। आपको बता दें, उसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी ने ऑफर दिया कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है, गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो जब चाहे आ सकते हैं।
इसी के जवाब में जयंत चौधरी ने तुरंत कहा कि भाईचारे से किसको एलर्जी है, लेकिन मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। आपको बता दें कि आरएलडी ने एसपी से गठबंधन कर लिया है, यानी अखिलेश के साथ हैं और ऐसे में बीजेपी पर कटान किया है कि आप न्योता मुझे मत दीजिए। जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले ये कहा जा रहा है कि आप गलत घर चले गए, चुनाव के बाद आ सकते हैं वापस। नहीं, हम तो अब जो हमारा घर है वहीं बैठे हैं और आपने धोखा दिया देश की आवाम के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वोट किया था, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया। कोई आसार नहीं है। मंशा है, बार-बार लगातार आपको कहना मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनकी नजर मेरी तरफ नहीं है। वो हमें नहीं चाहते, वो जानते हैं कि मैं नहीं पलटूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। जैन जी, जो अभी आपने कहा भाषण में भी कि चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा, बिल्कुल। तो ये क्या है? क्या ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। हमने ईमानदारी के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जब तक आखिरी मुकाम तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, हम नहीं बदलेंगे। क्या आपको हल्के में लिया जा रहा है? क्या आपकी मंशा है? क्या कल जो मीटिंग हुई है उसका क्या आपको लगता है कि उसकी वजह क्या है? कल जो मीटिंग हुई है, जो उस मीटिंग में लोग गए हैं और जो मीटिंग के जो सरदार थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे शुभचिंतक नहीं है, वो किसान कौम के शुभचिंतक नहीं। तो क्या है? उन्हें अच्छी तरह लोग पहचान। बीजेपी चुनाव से पहले अब इस तरीके की बातें क्यों कर रही है कि जाटों के सम्मेलन? अब ये तो आप पूछे, राष्ट्रवादी पार्टी है, कहते हैं 1 नेशन 1 वोट, और आज वो एक जातिगत आधार पे प्रलोभन दे रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैन जी, किसान आपको बता दें कि बैठक में जो बात अमित शाह ने की, वही बात बीजेपी के जाट नेताओं ने बाहर आकर मीडिया से कही और जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने का खुला न्योता दे दिया। 2014 से अब तक ऐसे बहुत से मुद्दे आए हैं समाज के कि जब अमित शाह जी के पास गए और उन्होंने हमेशा हमारी बात सुनी है। क्या उन्होंने ये भी कहा, आपने भी कहा कि जयंत चौधरी ने घर जो है गलत चुन लिया है, अब अगली बार देख लेना, बात कर लेना, साथ आ जाए। तो आपको उम्मीद है कि जयंत चुनाव बाद आपके साथ आ जाएंगे? देखिए, घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी बहुत ही खुश होकर यहाँ से गए हैं। सभी ने हाथ खड़ा करके समर्थन किया है। एक पंचायत में जब सारे व्यक्ति बैठकर पंचायत में हाथ खड़ा कर देते हैं और समर्थन कर देते हैं, और हमारा समाज तो इस बात के लिए जाना जाता है कि जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे 500% अपनी ताकत भी लगाते हैं। तो सभी ने अपनी शिकायतें रखी, गृह मंत्री जी ने सबको बहुत ही ध्यान से सुना और सभी को विश्वास किया कि कभी ना कभी किसी न किसी समय सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा। देखिए, जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। अंतिम सवाल है, उन्होंने ये कहा कि जाट भी 600 साल से मुगलों से लड़ाई लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, अब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहानी क्या है इसमें, पूरी समझा तो दीजिए आप। भाई, एक कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मत समझो दोस्त। क्या आप न्योता मुझे मत दीजिए। जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले ये कहा जा रहा है कि आप गलत घर चले गए, चुनाव के बाद आ सकते हैं वापस। नहीं, हम तो अब जो हमारा घर है वहीं बैठे हैं और आपने धोखा दिया देश की आवाम के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वोट किया था, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया। और अब बात करेंगे कांग्रेस की। राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले राहुल गांधी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। राहुल के साथ पंजाब की 109 सीटों के उम्मीदवार भी थे। इस कोशिश से राहुल पंजाब कांग्रेस में अलग अलग खेमों के बीच एकजुटता दिखाने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पहुंचे और अब देखिए मुख्यमंत्री चन्नी के साथ खाना लंगर चखते हुए
तो सबसे पहले अमृतसर पहुंचे और यहां पर 109 प्रत्याशियों के साथ उन्होंने मत्था टेका, एकजुटता का संदेश देते हुए। उसके बाद वहीं पर लंगर चखा। नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंजाब में जितना सियासी उठापटक देखने को मिला है पंजाब की राजनीति में, उसके बाद पहली बार वहां के नेतृत्व परिवर्तन के बाद राहुल गांधी का यह दौरा था। राहुल गांधी यहां पर एक दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अमृतसर से लगभग 100 किलोमीटर चलेंगे, सड़क मार्ग से जालंधर जाएंगे और वहां पर एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो पंजाब में जो अंतर्कलह लंबे समय से सामने चला आ रहा है और अभी भी ऐसा नहीं है कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। इस बीच राहुल गांधी का ये दौरा है और एकजुटता दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि यहां पर पार्टी का कोई खास चेहरा ना हो, बल्कि एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं पहले कि मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं, आगे क्या होना है नहीं होना है बाकी आगे आला कमान डिसाइड करेगा। उधर नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी आकांक्षाएं हैं। अब इस बीच देखना होगा कि राहुल गांधी कैसे इस चुनाव को लेते हैं, कैसे आगे की रणनीति बनती है। तो रास्ते इतने आसान, इतने सरल, इतने सीधे नहीं हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हामिद अंसारी ने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। अमेरिका में हुई इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की बैठक में हामिद अंसारी ने कहा है कि धार्मिक बहुसंख्यकों के नाम पर जुटाए गए चुनावी बहुमत के दम पर भारत में लोगों से धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। हामिद अंसारी के मुताबिक हाल में कई दहला देने वाली घटनाएं सामने हुई है। इस वर्चुअल बैठक में हामिद अंसारी के साथ 4 अमेरिकी सांसद भी शामिल हुए। As everyone knows, India gained its freedom from British rule on 15th of August 1947, and then the people of India gave themselves a constitution on the 26th of January. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power.